Hello everyone. So this is the third video of our series of probability and statistics, जिसमें हम कुछ advanced distributions and transformations पढ़ने वाले हैं. ठीक है. So again, what से ज़्यादा हमें किस पे फोकस करना है? How and why पे. ठीक है. How will be in coding. ठीक है. And why will be in this theoretical class. ठीक है. Theoretical class. एंड वॉट भी इसी में पढ़ाएंगे, बट बहुत ही बेसिक में. आई एम अज्यूमिंग कि बेसिक मैथ आपको आती होगी. ठीक है. एंड आप क्वांट एंथुजियास्ट हो, और अगर आप क्वांट एंथुजियास्ट हो तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप 12th पास हो विथ नो प्रायर नॉलेज. अगर आप ऐसे हो ना तो बच्चे अभी आपको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है इधर समझने से पहले. ठीक है. या फिर आप वीडियोस को सीक्वेंशली फॉलो करो, बट उसके साथ साथ आपको अपनी कुछ सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, कुछ बुक्स खुद से पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर आप क्वांट इंथुजियास्ट हो, क्वांट में आना चाहते हो, तो आपने बेसिक प्रोबेबिलिटीज़ पढ़ी होगी, बेसिक मैथ्स पढ़ी होगी. बेसिक से मेरा मतलब है ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स लेवल. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ द चेंज ऑफ वेरिएबल. वैसे आप ये वीडियोस देखो, एक अंडरस्टैंडिंग जनरेट होती है. ठीक है. क्योंकि मैं एकदम इन डेप्थ उसमें मैथमेटिकल फॉर्मूलेज में नहीं घुसती हूँ. ठीक है. मैं मैथमेटिकल फॉर्मूलेज में नहीं जाती हूँ, मैं डेरिवेशंस में नहीं जाती हूँ, डेरिवेशन और ना ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ. तो ये सब तो मैं करती नहीं हूँ. ठीक है. तो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है ना, बेसिक चीज़ें समझ में आ रही है, तो आपका एक फाउंडेशन क्लियर होता है. फिर आपको समझ में आता है कि कैसे चीज़ें हो रही हैं इन रियल वर्ल्ड. ठीक है. और आपकी एक एनालिटिकल थिंकिंग जनरेट होती है. समझते हो. और क्वांट में सबसे इम्पॉर्टेंट है एनालिटिकल थिंकिंग, क्योंकि फॉर्मूलेज तो कोई भी रट लेता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज चेंज ऑफ वेरिएबल्स. ओके. इसमें लिखा है वी रियली ट्रेड रैंडम फैक्टर्स, वी ट्रेड फंक्शंस ऑफ दूस फैक्टर्स. इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि हमारा रैंडम वेरिएबल क्या है. हमारा रैंडम वेरिएबल है स्टॉक प्राइस. और हम कभी स्टॉक प्राइस को ट्रेड नहीं करते. कभी स्पॉट पे ट्रेडिंग होती है, नहीं होती है ना. हम स्पॉट पे ट्रेडिंग नहीं करते. तो हम स्टॉक प्राइस पे नहीं करते. हम जैसे मान ले कर लेते हैं ऑप्शंस में, हम कर लेते हैं मान लीजिए फ्यूचर्स पे. ठीक है. हम इनमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इनका जो प्राइस हो क्या है, क्या वो स्टॉक प्राइस होता है कि जो भी प्राइस चल रहा है. नहीं. बट उससे कुछ रिलेशनशिप में होते हैं ये, उनके साथ इनका कुछ रिलेशनशिप होता है दोनों का. ठीक है. अगर स्टॉक प्राइस ऊपर बढ़ेगा तो ऑप्शन प्राइस ये बढ़ता है, लेकिन क्या इक्विवेलेंट बढ़ता है. नहीं. कुछ इक्वेशन होती है हर ऑप्शंस की, जिसमें जो स्टॉक प्राइस होता है वो एक वेरिएबल होता है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं वो तो रैंडम फैक्टर है ही नहीं. वो तो किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है जो रैंडम फैक्टर है. अब ऑप्शन का जो प्राइस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है. जैसे मान लेते हैं वाई है, तो ऑप्शन का प्राइस किस पे डिपेंड कर रहा है. स्टॉक के प्राइस पे. ठीक है. ये और एक्स क्या है. रैंडम वेरिएबल. एक्स क्या है. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. एक्स क्या है. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो क्या वाई भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ठीक है. तो ये क्वेश्चन है. तो क्या व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑप्शन पे ऑफ. तो ये पता करने के लिए जब भी कोई फैक्टर, कोई भी वेरिएबल अगर रैंडम फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रैंडम वेरिएबल पे डिपेंड करता है जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस पर ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमको एक ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ते हैं. ठीक है. बेसिकली हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ते हैं. अलग अलग तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं डिपेंडिंग कि फैक्टर्स कितने हैं. सबसे अगर मान लेते हैं कि एक ही है, y जो है x पे डिपेंड करता है सीधे सीधे, तो कुछ नहीं, हम जो y का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इट विल डिपेंड ऑन x का डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी फंक्शन. डेंसिटी फंक्शन. व्हाट इज डेंसिटी फंक्शन. दिस इज द डेंसिटी फंक्शन, दैट इज द चेंज इन y विद द चेंज इन x. ठीक है. दिस इज योर डेंसिटी फंक्शन एंड दिस इज योर ओरिजिनल डेंसिटी एंड दिस इज योर न्यू डेंसिटी. ठीक है. गिव मी अ मिनट. यस. एक मिनट, इसको मैंने गलत लिख दिया. डेंसिटी ये ओरिजिनल डेंसिटी है, ये आपका करेक्शन फैक्टर होगा.
ठीक है। तो दिस इज़ योर ओरिजिनल डेंसिटी, दिस इज़ योर न्यू डेंसिटी एंड दिस इज़ योर करेक्शन फैक्टर, दिस इज़ योर करेक्शन फैक्टर, चेंज इन एक्स विद अ चेंज इन वाई। यार क्या गलती हो रही है, चेंज इन एक्स विद अ चेंज इन वाई, ठीक है। चेंज इन एक्स विद अ चेंज इन वाई को जब आप ओरिजिनल डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपकी न्यू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट होकर आती है, ठीक है। अब वही जैसे कि अब मैं एक चीज़ इसमें मैंने एक चीज़ मेंशन करी है एक विजुअलाइजेशन के लिए कि अगर आपका कोई स्पेस है, इनपुट स्पेस है, अगर आप उसको कंप्रेस या स्ट्रेच करते हो तो क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लो ये स्पेस है, अगर मैं इसको स्ट्रेच करूँगी ऐसे, ठीक है। अब मैंने मान लो इसमें कुछ ये एरिया है, इस एरिया की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 है। अब वैसे ये भी एरिया है तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। अब मैं बोलूँ कि ये वैल्यू है ए से बी, ठीक है, इनके बीच में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी होगी। अब मैंने इसी को ही स्ट्रेच किया है इतने में, तो अब ये जो पॉइंट्स हैं वो अब इतने में आ गए, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ हैं वो इतने में आ गई है, तो डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डेंसिटी इसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। जहाँ पे इतने में जो प्रोबेबिलिटी थी वो इतने में अब डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो अगर मैं इतना ही यहाँ पे उठाऊँगी तो यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी कम हो गई, तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। वैसे ही उल्टा होता है, अगर मैं बड़े को कंप्रेस कर दूँगी छोटे में तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो वही ट्रांसफॉर्मेशन में होता है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो या तो स्ट्रेच होता है या तो कंप्रेस होता है, ठीक है। तो उससे क्या होती है, हमारी डेंसिटी बढ़ती है या तो कम होती है। ये जो बढ़ घट रहा है इसी को ही कैलकुलेट करते हैं करेक्शन फैक्टर से, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है, ब्लैक होल से। ये बहुत ही फेमस है, ऑप्शन प्राइजिंग के लिए यूज़ होता है। अब क्या होता है, ये यहाँ पे क्या है कि हम लोग एज्यूम करते हैं, हम लोग क्या लेते हैं कि जो स्टॉक के प्राइजेस हैं हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। जो स्टॉक के प्राइजेस हैं उनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम रिटर्न्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम ट्रांसफॉर्म करते हैं कि हम स्टॉक के प्राइस नहीं चाहिए, हमें रिटर्न्स चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, हम उसका लॉग नॉर्मल करते हैं। लॉग नॉर्मल क्या होता है, लॉग नॉर्मल ये होता है कि अगर x विच इज़ द स्टॉक प्राइस विच इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर हम इसका लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, मतलब e इज इक्वल्स टू s, s इज़ योर रिटर्न्स, तो s क्या होगा आपका, s जो है आपका लॉग नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इफ़ अ वेरिएबल इज़ डिपेंडिंग ऑन द रैंडम वेरिएबल विच इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, और अगर आप उसका लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं लॉग नॉर्मल। तो ये होता है लॉग नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, और ब्लैक होल्स में जब हम इसको पढ़ेंगे आगे तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ना। ये तो हो गया एक कि अगर एक फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर वही मान लो 2 फैक्टर्स हैं तब हम जैकोबियन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं जैकोबियन स्ट्रक्चर का यूज़। अब ना व्हाट इज़ जैकोबियन स्ट्रक्चर, अब जैकोबियन मैट्रिक्स क्या होता है वो मैं बताती हूँ। जैसे कि हम लोग ने इस इधर क्या लिखा था, चेंज इन एक्स विद द चेंज इन वाई। अब मान लो यहाँ पे 2 है तो इसको ध्यान से देखो, देयर विल बी 2 एक्सेस, चेंज इन एक्स विद द चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स टू बाई y1, चेंज इन x1 y2 एंड चेंज इन x2 y2, ठीक है। ये हो गया जैकोबियन स्ट्रक्चर, ठीक है। और जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये बेसिक 12th क्लास की मैथ्स है, 11th क्लास की मैथ्स है, ठीक है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो जो हमारा करेक्शन फैक्टर है वो यही आ जाता है। तो ये हो गया न्यू डेंसिटी, ये हो गया ओल्ड डेंसिटी एंड ये हो गया हमारा करेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो ये होता है जैकोबियन मेथड, जब हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करता है। अब लिखा क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। When dealing with vector mapping, vectors क्या हो गया, जब हमारे पास 2 गए, such as a combination of unrelated risk factors now map to unrelated risk factors, मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स हमें रिलेशन बनाना है क्योंकि पोर्टफोलियोज जो होते हैं, जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स होते हैं दे आर ऑल कोरिलेटेड, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं कि दे आर इंडिपेंडेंट बट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, हम अज्यूम करते हैं दे आर इंडिपेंडेंट बट इन रियलिटी दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होता है, स्टॉक्स के बीच में रिलेशनशिप ज़रूर होते हैं, लेकिन क्योंकि ये अनकोरिलेटेड रिस्क फैक्टर्स है, हम इनकी मैपिंग करते हैं इनटू पोर्टफोलियो रिटर्न्स, तो हम लोग को वी लेवरेज द मल्टी वेरिएबल डेरिवेटिव्स, हमें ये सब करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, जैकोबियन मैट्रिक्स लेते हैं, हम इसमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स आई नो सबको पता होगा, इट्स डिटर्मिनेंट एक्ट एज अ स्पेशल स्केलिंग फैक्टर्स फॉर द मल्टी डायमेंशनल वॉल्यूम। तो जब ये मल्टी डायमेंशनल में आते हैं तब हम लोग इसका इस्तेमाल
करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, जो ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन वाला है, बट यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब मोंटे कार्लो, जो मोंटे कार्लो सिमुलेशन होता है, मोंटे कार्लो सिमुलेशन जैसे आपको पता होगा कि एक रैंडम वेरिएबल्स लेते हैं एंड उनको अलग अलग सिचुएशंस में डाल के अलग प्रोबेबिलिटीज़ जनरेट होती है कि किस प्रोबेबिलिटी केस, और हर आउटकम को एक अलग प्रोबेबिलिटी मिलती है, उससे एक पूरा एक सीरीज जनरेट होती है, तो जिससे उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होकर आता है। तो जब ऐसे केसेस हो जाते हैं जब हमारे पास लेकिन मोंटे कार्लो क्या करता है, ये इंडिपेंडेंस एज्यूम करता है, ये एज्यूम करके चलता है कि जो डेटा है वो इंडिपेंडेंट है, जो रिटर्न्स है वो इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए हमें पहले जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन इस पर करने पड़ते हैं, ठीक है, बिफोर रनिंग द दिस मोंटे कार्लो और आफ्टर रनिंग द मोंटे कार्लो। नाउ ये मैं बहुत ये मैंने प्ले बुक पे लिखी है, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि ये सब आप लोगों ने हज़ारों बार पढ़ा रखा होगा, तो मैं बस इसका एक क्विक रिवीजन करा लेती हूँ। व्हाट इज़ बर्नौली, ये मैंने खुद बताया है कि जब आपके पास 2 आउटकम्स होते हैं, जब हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। एंड जब भी बाइनरी डिफ़ॉल्ट क्रेडिट इवेंट क्लासिफिकेशन, मतलब क्रेडिट अगर किसी ने लोन लिया है तो वो उसने डिफ़ॉल्ट किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। तो जो ये 2 केसेस हो गए, तो ये ऐसे जब क्लासिफिकेशन करने होते हैं तो हम बर्नौली करते हैं। बाइनोमियल जब हम उसी को हम रिपीटेड ट्रायल्स पे लगाते हैं, ठीक है, तब हम करते हैं बाइनोमियल एसेट ऑप्शन प्राइसिंग ट्री फ्रेमवर्क। जो हमें कोई ऑप्शन प्राइसिंग का ट्री फ्रेमवर्क क्रिएट करना होता है, तब हम जाके हम बाइनोमियल करते हैं। पोज़ोन क्या होता है, हमने बताया था, जब भी हम रेयर इवेंट्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं, ये पूरा कैलकुलेशन पे आता है, ठीक है, जब उनको कैलकुलेट करते हैं या उनको नंबर में निकालते कि रेयर इवेंट्स के, तब उसका कैलकुलेट नंबर निकालते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पोज़ोन करते हैं। ज्योमेट्रिक क्या होता है, ट्रायल्स रिक्वायर्ड बिफोर द फर्स्ट सक्सेस, कि हमको कितनी बार ट्राई करना पड़ेगा कि हमें पहली सक्सेस मिले, ठीक है। ये बैक टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। बैक टेस्टिंग मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि हमारा टारगेट है कि हमें 50% रिटर्न चाहिए, तो कितने हमें ट्रेड्स लेने पड़ेंगे जब जाके हमारा 50% रिटर्न जनरेट होगा। थर्ड इज़ देन नेक्स्ट इज़ हाइपर ज्योमेट्रिक का क्या होता है, बाइनोमियल में क्या होता है कि हम लोग रिपीटेड नंबर ऑफ ट्रायल्स करते हैं। जैसे कि मान लो हमने डाइस रोल करी, तो हर बार हम डाइस रोल करेंगे, तो जो नेक्स्ट जो ये रिटर्न होगा वो पहले वाले रिटर्न पर डिपेंड नहीं होगा, ये रिटर्न इस पर डिपेंड नहीं होगा, ये इस पर डिपेंड नहीं होगा, इस पर डिपेंड नहीं होगा, ठीक है, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाइपर ज्योमेट्रिक में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ चिट सिस्टम, ठीक है, देयर इज़ अ चिट सिस्टम, और इसमें से आपको रैंडमली कोई भी एक चिट उठानी है, और अगर आपने एक चिट उठा ली तो दोबारा आपको वो उठाने का मौका नहीं मिलेगा। अब इसमें से आप उठाओ, फिर आपने ये उठा ली, फिर अब ये बची हुई, फिर आप ये उठाओगे, फिर ये बचेगी, ठीक है। तो जब भी इलिक्विड बॉन्ड पूल कार्ड सिलेक्शन करना होता है या स्ट्रक्चर टेस्टिंग करनी होती है, तब हम हाइपर ज्योमेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हो गए, ये क्या है, डिस्क्रीट है, ठीक है। अब हम आते हैं कंटिन्यूस में फर्स्ट इज़ अ यूनिफॉर्म में क्या होता है, जैसे रेंजेस होती है, तो रेंज के बीच में जो इंटरवल्स होते हैं ना, वो यूनिफॉर्म होते हैं, वो सेम होते हैं, ठीक है, तब हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एक्सपोनेंशियल जब जिसमें कोई एक डिके रेट स्ट्रक्चर होता है कि अगर कोई चीज़ कंटिन्यूसली किसी एक रेट से डिके कर रही है, ठीक है, एक रेट से बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जब हम ग्रोथ कैलकुलेट करनी होती है, जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाउ नॉर्मल, ये इट इज़ बिटवीन ट्रेड फील्ड्स, मतलब अगर मान लो हम दो टारगेट्स के बीच में हम देख रहे हैं, ठीक है, कि एक हो गया हमारा 10% और तो दूसरा, जैसे कि 10% में होने में कितना टाइम लगा, देन उसके बाद 20% होने में हमें कम टाइम लगेगा, फिर 30% होने में और कम टाइम लगेगा, तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। तो इन सब केसेस में हम लोग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। देन थर्ड इज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जब भी हम स्टैटिस्टिक में कोई भी थ्योरी का टेस्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले अजम्पशन लेते हैं कि वो डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, थिन टेल होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए, मतलब इधर जितना है उधर भी उतना ही होगा, मीन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, ये इन सब के बेसिस पे, और ये बेल शेप में होता है, तो ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक क्लासिक फॉर्मूला है जब हम किसी अजम्पशंस को ट्रैक वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है, तब हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन यूजुअली डेटा नॉर्मल नहीं होता है, इट इज़ अ मिथ कि डेटा इज़ नॉर्मल। देन लॉग नॉर्मल, मैंने बताया लॉग नॉर्मल में जब भी डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, जब भी हम रिटर्न्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, ठीक है, जब भी हम एसेट प्राइसिंग कर रहे होते हैं, तब डेटा हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, तो हम लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। देन स्टूडेंट टी टेस्ट, जब भी हम जब हम रियलिटी फेस करना चाहते हैं, तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ के हम टी डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसमें फ्लैट टेल्स होती है। फ्लैट टेल्स क्या कहती है कि जो रेयर इवेंट्स हैं इनके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है,
मतलब ये जो हाइट होती है दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ये रेयर इवेंट्स हो गए जो मैंने कहा था एकदम एक्सट्रीम में होता है, दीज आर द रेयर इवेंट्स। तो इनके होने के चांसेस कितने कम है, प्रोबेबिलिटी कितनी कम है। लेकिन फैट टेल्स में इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि मतलब रेयर इवेंट्स एक्चुअली में रेयर नहीं है, वो होते हैं। तो तब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। देन देयर इज़ अ काई स्क्वायर टेस्ट, जब भी हम लोग को वेरियंस का एनालिसिस करना होता है। वेरियंस का एनालिसिस वेरियंस क्या होता है, इट इज़ एन एवरेज स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। जब भी मीन से आप कितना दूर भाग रहे हो, जैसे ये है तो दिस इज़ योर वेरियंस, ठीक है। ये होता है वेरियंस। ये जितना ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा मतलब आपके में जो प्राइजेस में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब हम लोग को लीनियर रिग्रेशन एनोवा टेस्ट करना होता है। लीनियर रिग्रेशन का मतलब एक का दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, जब हम लोग दो काई स्क्वायर वेरिएबल्स को लेते हैं। तो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब भी हमें विन रेट्स हमें नहीं पता होते हैं, बेशन जब हम जो ये बेशन होता है ना दिस वन, जब हम ये जो हमारा इसमें बायनॉमियल हो गया, जो बेशन हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, ठीक है, क्या था वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हमें इसमें प्रोबेबिलिटीज़ नहीं पता होती तो हम बेटा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। गामा क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था पॉइजन में क्या होता है, रेयर इवेंट्स, ठीक है। रेयर इवेंट तो बहुत रेयर ही होते हैं। तो दो रेयर इवेंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो टाइम होता है, बेसिकली टाइम में जो डिस्टेंस होता है वो होता है गामा। इट्स अ कंटिन्यूस वेटिंग टाइम अंटिल द के बोसॉन इवेंट्स, ठीक है। स्ट्रक्चर माइग्रेशन मॉडल ऑपरेशन थिंकिंग की मतलब अगर दो के, जैसे कि मान लो हमने बोला ये क्रेडिट डिफ़ॉल्ट केसेस है, ठीक है। जब हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो हम पोज ऑन करेंगे। जब हमने बोला दो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट्स के बीच में क्या सीन चल रहा है, ठीक है, तब हम गामा यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। नाउ हम पढ़ते हैं मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अभी हमने दो में देखा, एक में तो हमने देख लिया था सिंपल चेंज इन एक्स चेंज इन वाई, दो में देखा कि जैकोबियन कर दिया। अब अगर दो से भी ज़्यादा हो गए कि ना एक्स डिटरमाइन, अब x1 x2 x2 x3 अब ये है, तो अब इस केस में क्या करेंगे ना, एक्चुअल में दिस इज का द मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। जैकोबियन में तो हमने सिर्फ दो देखा था। तो अगर इस केस में क्या होता है कि सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि इसका मान लो रिटर्न है 10%, इसका मान लेते हैं रिटर्न है 8%, इसका मान लेते हैं 5%। तो फर्स्ट एजम्पशन क्या होगा, फर्स्ट एजम्पशन हुआ कि ये सब इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कि स्टॉक्स के जो रिटर्न्स होते हैं, जो स्टॉक्स के प्राइजेस होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। बट एक्चुअली में तो ऐसा होता ही नहीं है, देयर इज़ अ रिलेशन। तो रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स। सो व्हाट इज़ अ कोवेरियंस मैट्रिक्स, अगर मैं दो का निकालती हूँ, नहीं तो मैट्रिक्स बड़े हो जाते हैं, दैट इज़ दिस कोवेरियंस ऑफ 1 and 2, कोवेरियंस ऑफ 2 and 1 and दिस रिस्क ऑफ फर्स्ट स्टॉक, रिस्क ऑफ सेकेंड स्टॉक एंड इनके बीच का रिलेशन, ये दोनों सेम होता है, ठीक है। तो जब ये निकालते हैं ये होता है कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो ये डिटरमाइन करता है कि दो स्टॉक्स के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब दे आर मूविंग टुगेदर, मतलब दे हैव द पॉजिटिव रिलेशन। अगर इट इज़ लेस देन 0 देन दे आर दिस कोवेरियंस, ठीक है। हम इस कोवेरियंस की बात करें, अगर इफ़ इट इज़ लेस देन 0 देन दे हैव द नेगेटिव रिलेशन, इफ इट इज़ इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स दे हैव नो रिलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जब हम जैकोबियन का डिटर्मिनेंट निकालते थे तो वो क्या बन जाता था, करेक्शन फैक्टर। जब हम कोवेरियंस का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो भी एक तरीका फैक्टर बनता है जो हमें डिटरमाइन करता है कि मैट्रिक्स हमारी कैसी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रहा कोवेरियंस फैक्टर, ये हमने डिटर्मिनेंट निकाला। ये इसका एक अगली सा इक्वेशन है, इतना हमें याद करने की ज़रूरत है बिकॉज एट द एंड वी हैव टू डू द कोडिंग, ये सब कोड कर देता है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर डेंसिटी प्रोफाइल रिलाइज डायरेक्टली ऑन द मैट्रिक्स ऑपरेशंस, ये सब कुछ है इसमें, ये सारे लगे हुए हैं, ये सब, हाँ, इससे सब कुछ कैलकुलेट हो जाता है। ये रहा आपका कोवेरियंस वाला। नाउ अगर ये वैल्यू आपकी 0 हो गई, ये वैल्यू अगर आपकी 0 हो गई, इसका मतलब आपकी क्या है, मैट्रिक्स है सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, इनके बीच में कोई भी इम्प्लाइंग रिडंडेंट रिस्क पैरामीटर्स और लीनियर डिपेंडेंस की, इनके बीच में क्या है, दे आर इन लीनियर रिलेशनशिप। मान लो स्टॉक ए इज़ 2 into रिटर्न ऑफ स्टॉक ए is equals to double of the return in the stock B. So this is
द थिंग हम नाउ मोंटे कार्लो सिमुलेशन जब हम करते हैं, अगेन जैसे कि मैंने बताया कि दे अज्यूम कि जो स्टॉक्स के जो रिटर्न्स होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हम लोग को उसमें एक रिलेशनशिप फैक्टर डालना होता है, तो वो रिलेशनशिप फैक्टर जो होता है वो लाता है ये चॉल्स्की ब्रिज, ठीक है। वो फैक्टर क्या लेकर आता है, चॉल्स्की ब्रिज। अभी जैकोबियन फैक्टर था, ठीक है, अब ये क्या लेकर आया, चॉल्स्की ब्रिज। अब हमने जैसे कोवेरियंस फैक्टर निकाला, अब हम उसको डिकम्पोज करते हैं LLT पे। LLT, व्हाट इज़ LLT? एक तरीके से L को समझो, दिस इज़ एन ये समझते होगे ना, इट इज़ एन ट्रांसपोज। तो अगर ABCD है तो L ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ABCD, ठीक है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है दैट शुड बी इक्वल्स टू कोवेरियंस। तो हम एक ऐसे निकालते हैं, दिस इज़ योर L, दिस इज़ योर LT, ठीक है। हम उसको उसमें डिकम्पोज करते हैं, फिर इसको L को हम एक रैंडम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो Z, हम उसको रैंडम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्योंकि इसमें क्या है, दिस कोवेरियंस फैक्टर, ये क्या हमें बताता है, ये बताता है रिलेशन बिटवीन टू एसेट्स, ठीक है। जब हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं तो दैट मीन्स L इज़ ऑल्सो टेलिंग अस द रिलेशनशिप बिटवीन टू एसेट्स, राइट। और जब हम इसको ऐसे रैंडमली किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इसमें मीन में मिला रहे हैं, मीन इज़ व्हाट, मतलब ये मल्टीवेरिएट इक्वेशन मैंने डिलीट कर दिया था क्या, इरेज कर दिया था क्या, हाँ ये रहा, जैसे कि ये रहा कि हमने ये अज्यूम किया था कि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो दिस इज़ योर म्यू, ठीक है, दिस इज़ योर म्यू। अब जब हमने इसमें इस म्यू में जब हमने ये रिलेशनशिप वाला फैक्टर हमने इसमें ऐड कर दिया, तो जो हमारा x पहले अनकोरिलेटेड था, कि इनमें कि इंडिपेंडेंट था, जब उसमें रिलेशनशिप ऐड हो गया तो ये x हमारा क्या हो गया, नाउ इट इज़ कोरिलेटेड, बट नाउ हमने उसमें एक इंजेक्शन कर दिया किसका, कोरिलेशन का। तो ये होता है चॉल्स्की डिकम्पोजिशन। तो ये अलग अलग डिकम्पोजिशंस होते हैं, करेक्शन फैक्टर, जैकोबियन मैट्रिक्स, चॉल्स्की ब्रिज। तो इन सब से आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो डेटा का, ताकि हम एक तरीके से जब भी उन डेटा का जो कि ऐसे रैंडम वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हैं जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बट दे शुड बी रैंडम, ठीक है। ये कंडीशन होनी चाहिए कि y जो है x पे डिटरमाइन करता है एंड इट इज़ रैंडम एंड इट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं ये बोलूँगी कि उनके बीच में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसका y का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए। अगर देखो x जो है या तो वो नहीं, जो y जो है वो x का या तो स्ट्रेच्ड वर्जन होगा या तो कंप्रेस्ड वर्जन होगा, ठीक है, क्योंकि वो इस पर डिपेंड कर रहा है ना, y x पे डिपेंड कर रहा है। तो x जैसा भी होगा, x या तो y को बढ़ा रहा होगा, स्ट्रेच कर रहा होगा, या तो कंप्रेस कर रहा होगा, ठीक है। तो ये कितना बढ़ा रहा है, स्ट्रेच कर रहा है या कितना कंप्रेस कर रहा है, वो सब चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हमें ये सब तिगड़म करना पड़ता है, ठीक है। अब एक सिमुलेशन पाइपलाइन है, सबसे पहले कंप्यूट हिस्टोरिकल, जो भी हमारे पास डेटा है उससे हमें कोवेरियंस मैट्रिक्स निकाल लो, रिस्क वेरियंस ऑफ 1, कोवेरियंस ऑफ 1 2, कोवेरियंस ऑफ 2 1, देन दिस। फिर उसके बाद हम फैक्टराइज करेंगे इसको लोअर मैट्रिक्स पे, मतलब हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, हमने इसको LLT पे निकाल दिया ना, जनरेट इंडिपेंडेंट गॉसियन मैट्रिक्स। फिर उसके बाद हमने एक इंडिपेंडेंट रैंडम हमने एक Z जनरेट करा, फिर उसके बाद हमने उसको LZ से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो उसका जो हमारे फैक्टर्स का जो रैंडम रिटर्न्स थे उसको कैलकुलेट किया, तो अब हमारे पास एक कोरिलेटेड आ जाएगा। तो अब हमारे पास एक ऐसे रिटर्न्स है जो आपस में लिंक्ड है, ठीक है। अब वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब आई नो ये वीडियोस में ना बहुत जल्दी बहुत ही स्पीड में पढ़ाती हूँ, क्योंकि पर्पस मेरा यहाँ पे थ्योरीज को रटना या फिर एग्ज़ाम पास करना नहीं है, मेरा पर्पस है एप्लीकेशन, कि आपको समझ में आए कि कौन सी चीज़ कहाँ लग रही है, दैट्स इट। अगर आपको समझना है कि ये चीज़ क्या है, आई विल से डू ChatGPT और यूज़ DeepSeek और Gemini, या फिर आजकल तो अपना गूगल सर्च इंजन में भी AI आ गया, तो दैट इज़ आई थिंक सो बेस्ट, दिस गूगल सर्च इंजन मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है। कुछ भी जानना है सीधे गूगल पे टाइप करना है, उसका AI सर्च इंजन खोलना है एंड यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे,
आपको बुक्स मिल जाएंगी, आपको बुक्स के चैप्टर्स के साथ उनके पेज भी मिल जाएंगे। अगर आपको कोई जर्नल पढ़ना है वो आर्टिकल के लिंक्स मिल जाएंगे। एवरीथिंग यू विल गेट इन गूगल सर्च। तो आई शुड से कि आप इधर जाओ। तो मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि मैं सिर्फ लिंक कर सकूं जो थ्योरेटिकल नॉलेज हम बुक से लेते हैं या जब स्कूल से लेते हैं या जो हम लोग एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, उसको जब हम जॉब में बैठेंगे इंटरव्यू देने या फिर काम करने, ठीक है, जब हम वर्क करने बैठेंगे तो इनका यूज़ हम कैसे कर पाएँ। इसीलिए मैं बस लिंक बैठा रही हूँ, ठीक है, मेरा काम है लिंक बैठाना। तो ये जो मैं फास्ट ट्रैक में पढ़ाती हूँ ये मैं लिंक क्रिएट करती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मेन एप्लीकेशन होता है वो हम कोडिंग में सीखेंगे, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे व्हाट पढ़ना है, डू गूगल सर्च। आप ChatGPT को या किसी को बोलोगे हिंदी में पढ़ाने के लिए तो वो हिंदी में भी पढ़ा देगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप कमेंट कर सकते हो अगर आपके कोई सजेशंस हैं या आपकी कोई कुछ भी आपके व्यूज़ हैं। एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि व्हाट आई एम थिंकिंग कि इस वीडियो से ना, इन सीरीज से ना मुझे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज हो रहे हैं। नाउ एज यू ऑल नो कि आई एम अ PhD स्टूडेंट, तो मेरे लिए हर दिन हमेशा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक्सप्लेनेशन पार्ट। मुझसे हर एक कदम पे, मेरी PhD की जर्नी पे के हर एक कदम पे मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है एक एक चीज़ का, कि अगर ये चीज़ को आपने ऐसे लिखा है तो ऐसे क्यों लिखा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इस सीरीज़ से पर्सनली कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इन डेप्थ क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि मैं इसका PPT बनाती हूँ, कंसाइज वे में क्रिएट करती हूँ, फिर इसको कोड करती हूँ, तो मुझे बहुत हेल्प हो रही है। तो मैं तो ये वीडियो बना रही हूँ, ये मैं सीरीज़ कंप्लीट करूँगी, ठीक है, इररिस्पेक्टिव इसमें रीच आए या ना आए। बट अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको प्रमोट करिएगा। थैंक यू एंड बाय।